के आरंभ के साथ भद्रा भी आरंभ हो गई है और भद्रा की जो समाप्ति काल है वो 10:37 रात्रि में है। तो 10:37 के बाद आप कभी भी होलिका का दहन कर सकते हैं, अगले सुबह से पहले तक। लेकिन 10:37 पर अग्नि लगा सकते हैं, उसमें लगने का विधान रहेगा क्योंकि वहां भद्रा समाप्त हो जाएगी। जौ भी ले सकते हैं, जौ की बालियां भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कहीं कहीं पर चने की बालियां, जो चना है जिसको होरा हम लोग सामान्य रूप से हिंदी में होरा कहते हैं, वह भी ले जाने का विधान आरंभ होने के साथ ही जो शनि का गोचर है कुंभ राशि से मीन राशि में, यह जो पर्व है उत्पीड़न और बैर पर आनंद की जीत है, आनंद की प्राप्ति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। बुराई पर अच्छाई की जीत, रंगों का त्योहार होली हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस बार भी होली 14 मार्च को मनाई जाएगी। लोग इसे खुशियों का त्योहार कहते हैं, एक दूसरे को रंग लगाकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन ये रहती है कि होलिका दहन में हम क्या कुछ डालें जिससे हमारे शुभ काम बन जाएं, और किस मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाए, किस मुहूर्त पे हम होली खेलें। ऐसे तमाम लोगों के मन में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहती है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग के जाने माने ज्योतिषाचार्य और प्रोफेसर अनिल पोरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से होलिका दहन में क्या कुछ डाले जिससे उन्हें शुभ लाभ मिले और किस तरीके से हो ये खुशियों का त्योहार मनाए। सर, सबसे पहले मिस टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। उनके लिए यह जो होलिका का पर्व आ रहा है यह बहुत आनंद देने वाला हो और बहुत सुख देने वाला हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 14 तारीख को होली है, किस तरीके से इसका महत्व है और किस तरीके से होलिका दहन में चीज़ों को करें? देखिए, भारतीय परंपरा में कुछ पर्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक होलिकोत्सव है। यह, जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा जब होती है तो उस समय हम होलिकोत्सव का पर्व मनाते हैं। इस पर्व को हम मदनोत्सव के रूप में, बसंतोत्सव के रूप में, विष्णु दोलोत्सव के रूप में, रंगोत्सव के रूप में, होलिकोत्सव के रूप में, फगुआ के रूप में और काम महोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। अब यह चूँकि होलिका का पर्व, जैसा कि जो परंपरा है उसमें ऐसा होता है कि होलिकोत्सव और होलिका दहन दो स्थितियाँ होती हैं। एक होलिका दहन की स्थिति होती है जो प्रायः हम लोग देखते हैं कि जिस दिन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा होती है उसकी रात्रि के काल में या अगले सूर्योदय से पहले इसका समय निर्धारित किया जाता है, उसका मुहूर्त देखा जाता है और उस समय हम होलिका का दहन करते हैं। और उसके साथ जो दूसरी परंपरा है जिसमें हम जब पूर्णिमा के बाद जो हमारी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा आती है उस दिन हम रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि एक दूसरे को लगाते हैं और उसके बाद क्या नाम है, मिष्ठान और नए वस्त्र प्राप्त करके इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन इस उत्सव का प्रारंभ कहाँ से होता है या उस उत्सव के उल्लेख कहाँ कहाँ मिलते हैं, इस पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि क्या क्या इसका उल्लेख मिलता है। तो वैदिक काल से ही इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें नवत्रौष्ट यज्ञ के रूप में से माना गया है। इसमें हम जो है गेहूं के जो जिसको हम, चूँकि अन्न जो होता है, अन्न को यज्ञ के अंतर्गत हम इस पे रखते हैं। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि हम गेहूं की बालियां और चने जब हम होलिका दहन में जाते हैं तो उसमें हम उसको सेकते हैं, गरम करते हैं और उसके बाद उससे प्रसाद, उसके रूप में उसका जो प्रसाद बनता है उसको प्राप्त करते हैं। तो अन्न को ही होला कहा गया है, अन्न जो है होला कहा जाता है, जिससे यह शब्द बना होलिकोत्सव। और इसका उल्लेख जो मिलता है कि यहीं से, चूँकि वैसे तो हमारा जो 9 संवत्सर का आरंभ है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है, लेकिन चूँकि चैत्र मास का आरंभ यहीं से हो जाता है, जो फाल्गुन पूर्णिमा होने के बाद चैत्र मास का आरंभ हो जाता है, चैत्र कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाता है। तो इस तरीके से 9 वर्ष का आरंभ हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि बसंत ऋतु का आरंभ हो जाता है। हालांकि बसंत ऋतु का संबंध सूर्य की संक्रांति से है और इस बार वह संयोग भी बन रहा है कि इस बार सूर्य की संक्रांति, जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा है उस दिन सूर्य की संक्रांति भी हो रही है, अर्थात सूर्य
कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी यह जो पर्व है यह विशेष हो जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु का आरंभ बसंतोत्सव भी इसे कहते हैं। तो इसलिए बसंत ऋतु का आरंभ के साथ ही जो पर्व मनाया जाए उसे हम बसंतोत्सव कहते हैं। और त्रेता युग के आरंभ में भगवान विष्णु ने इसे जब उसमें धूलि जो थी, जो भूमि थी, उसका वंदन किया था, इसीलिए इसे धुलैंडी भी कहते हैं। आपने इसका ये भी शब्द सुना होगा सामान्य रूप से कि इसके धुलैंडी के रूप में इसे जाना जाता है, या धूलि वंदन भी इसका पर्याय है। तो एक तरीके से ये परंपराएं रही हैं, हमारी प्राचीन परंपराएं रही हैं। अब इसमें कुछ कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक कथा जो हम लोग सब लोग परिचित हैं कि एक भक्त प्रहलाद की कथा कही गई है हमारे पुराणों में, कि भक्त प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु के बहुत उपासक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, और उनके जो पिता थे हिरण्यकश्यप, वह ईश्वर में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। और चूंकि वह असुर प्रजाति के थे, राक्षस प्रजाति के थे, इसलिए ईश्वर को मानना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना उनके लिए विरुद्ध बात थी। और उनकी एक बहन थी जिसका नाम होलिका था, और होलिका को चूँकि यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में भी अग्नि उसे दहन नहीं कर सकती, ऐसा कुछ वरदान प्राप्त था। लेकिन चूँकि जो भक्त प्रहलाद थे उनके अंदर इतनी भक्ति थी ईश्वर के प्रति, और उनको जब उनके पिता ये देखते थे कि बहुत भक्ति कर रहे हैं तो उनको नष्ट करने के लिए बहुत सारे उपचार किए, उन्होंने बहुत सारे उपाय किए। कई बार सर्पों से डसने का कार्य कराया, बहुत सारे ऊपर से एक बड़ी पहाड़ी से नीचे फेंकने का भी उत्क्रम किया। और अंततोगत्वा उन्होंने यह सोचा कि हमारी जो बहन है होलिका, यह चूँकि इसे अग्नि दहन नहीं कर सकती, इसलिए इसको लेके वह अगर अग्नि में बैठ जाए तो ये निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, और हमारे जो साम्राज्य में जो भगवान विष्णु का प्रताप फैल रहा है इसकी वजह से यह समाप्त हो जाएगा। तो जब वह बैठती हैं लेके प्रहलाद को, होलिका जो है अपने भतीजे प्रहलाद को अग्नि पे लेके बैठती हैं, तो उसका विपरीत हो जाता है। होलिका तो जल जाती हैं, लेकिन भक्त प्रहलाद उसी तरीके सुरक्षित रहती हैं। प्रहलाद शब्द जो है वो आनंद का प्रतीक है। आप अगर उसके प्रहलाद का पर्याय देखें तो आनंद, और होलिका जो है शब्द वो बैर और उत्पीड़न का पर्याय है। तो एक तरीके से बैर और उत्पीड़न में आनंद की प्राप्ति होती है। जो होली का पर्व है वो आनंद की प्राप्ति देने वाला है। आयुर्वेद में भी आप देखते हैं कि यह जो पर्व है वह शीतकाल के बाद आता है। और हम लोग यह भी देखते हैं कि जब यह पर्व लोग मनाते हैं, जब नए नवयुवक इसको पर्व को, चूँकि नवयुवकों का पर्व कहा गया है। अच्छा, इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें और इसमें कुछ कथाएं मिलती हैं। राजसी और ढूंढी की कथा मिलती है। राधा और कृष्ण जी के रास का भी उल्लेख मिलता है, और कामदेव के पुनर्जन्म का भी उल्लेख मिलता है। तो ये सारी कथाओं के आधार पर ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें जो बात मैं कह रहा था कि जो आनंद और बैर का प्रतीक, तो इसमें जो आयुर्वेद में जैसा कहा गया है कि इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो नवयुवक हैं वो क्या करते हैं, खूब जोर से आवाहन भी करते हैं कि होली है होली है, ऐसा आवाहन करते हुए, और बड़े उत्साह और उमंग के साथ, ऊर्जा के साथ खूब दौड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब करते। तो इसका मतलब शीत ऋतु, अब इसका आयुर्वेद में क्या संबंध है? आयुर्वेद में संबंध है कि शीत ऋतु के कारण से आपके अंदर एक कफज प्रकृति हो जाती है, आपके अंदर कफ जो है एकत्रित हो जाता है। उस कफ की निवृत्ति के लिए यह जो पर्व है, यदि हम उसमें खूब उत्साह करें, खूब ऊर्जा से कार्य करें, खूब ऊर्जा से नृत्य करें, खूब ऊर्जा से दौड़ें, तो क्या होगा, कफ की जो प्रकृति होगी नष्ट हो जाएगी, अर्थात कफज जो कफ है वो सारा शरीर से निकल जाएगा और आप सुरक्षित और संरक्षित हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो हमारे जो शास्त्र की परंपराएं रही हैं, वह शास्त्र की परंपराएं विज्ञान से सीधी जुड़ी रही हैं, तो इसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। अब इसमें जो दूसरी बात आती है कि अब होलिकोत्सव हम कब मनाएं। तो जैसा कि इस बार आप देख रहे हैं कि 13 मार्च 2025 को दोपहर 10:02 पर पूर्णिमा की जो तिथि है वो आरंभ हो जा रही है, और यह तिथि कब तक रहेगी? 14 तारीख के 10:37 AM तक, मतलब सुबह के 10:37 AM तक। अब इसमें एक समय होता है जब पूर्णिमा, जो ज्योतिष के जितने भी जानकार होंगे वो जानते होंगे कि प्रत्येक पूर्णिमा को भद्रा की स्थिति बनती है, और हमारे शास्त्रों में कहा कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात श्रावणी जो रक्षाबंधन का पर्व है और फाल्गुनी, ये फाल्गुनी का जो पर्व है, इनमें दो में भद्रा में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और जो चूँकि पूर्णिमा
अगर हम उसको मोटे तौर पे आधुनिक समय में इसको मान लें कि 24 घंटे का अगर मान लें मोटे तौर पे, तो उसमें 12 जो घंटे पहले 12 घंटे हैं उसमें भद्रा होती है, तो उसको हमें त्याज्य करना है। अब इस बार चूंकि इसका क्यों कारण कहा गया श्रावणी नृपति हंति, अगर श्रावणी में किया जाता है तो राजा नष्ट हो जाता है, राजा को नुकसान होता है। और ग्रामो दहति फाल्गुनी, और अगर फाल्गुनी को हम भद्रा में, अगर होलिका दहन हम भाद्रा में कर दें, तो जिस गांव में होलिका दहन भद्रा में किया जाएगा निश्चित रूप से उस वर्ष वहां पर अग्नि का भय होगा, मतलब अग्नि लगने की संभावना वहां बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको त्याज्य किया गया है। तो इस बार चूंकि पूर्णिमा का आरंभ दिन के 10:02 पर हो गया है, और जो पूर्णिमा के आरंभ के साथ भद्रा भी आरंभ हो गई है, और भद्रा की जो समाप्ति काल है वो 10:37 रात्रि में है। तो 10:37 के बाद आप कभी भी होलिका का दहन कर सकते हैं, अगले सुबह से पहले तक, लेकिन 10:37 पर अग्नि लगा सकते हैं, उसमें लगने का विधान रहेगा क्योंकि वहाँ भद्रा समाप्त हो जाएगी। विशेष परिस्थितियों में कई बार उसको भद्रा की पूंछ में लगाने का विधान है, जो कि लगभग 3, या भद्रा की जो पूंछ का मान कहा गया, क्योंकि भद्रा को एक सर्प के रूप में विचार किया गया है, और उसमें सर्प में जो अंतिम जो 3 घटियां हैं, तीन घड़ी हैं, और 3 घटी का अगर हम आधुनिक समय मान देखें तो 1 घंटे 12 मिनट का होता है। तो यदि 1 घंटे 12 मिनट घटा दें तो भद्रा की पूंछ हो सकती है। तो इसलिए 10:37, चूँकि इस बार रात्रि का जो समय है वो हमको 10:37 के बाद ही मिल रहा है, और पूरी रात उसका समय मिलेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत उसमें नहीं है। इसलिए 10:37 के बाद भद्रा की समाप्ति हो जाएगी, और समाप्ति के बाद हम जो है फाल्गुनी का जो उत्सव है, जो हम होलिकोत्सव है, उसको हम वहाँ पर अग्नि का आरंभ कर देंगे, या होलिका दहन का आरंभ कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रश्न आया, एक बात आई कि किन किन चीज़ों का हमें इसमें डालने का विधान है, अग्नि में किन किन चीज़ों को रखने का विधान है, और क्या हमारी परंपराएं रही हैं। तो देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ में ये है कि भार भोलिए। अब ये क्या होता है, ये होता है गाय के उपले। आपने देखा होगा बाज़ारों में आजकल बिकने के लिए आते हैं, नहीं तो पहले चूँकि गांव सभी के घर पे प्रायः गाय हुआ करती थी, और सभी धन धान्य के साथ साथ गौधन से भी युक्त रहते थे, और उसमें चूँकि उनके पास गाय का गोबर भी रहता था, तो गाय के गोबर के उपले बना लेते थे। वह 7 संख्या होती थी उनकी, और उनको मूंज के एक धागा बनाकर, मूंज का एक मतलब एक धागा जैसा बनाकर उसमें उसको डाल लेते थे। और वो जो भार भोलिए हैं, वो जो जितनी भी बहनें हैं हमारी, ठीक है ना, वो अपने भाइयों के ऊपर से 7 बार उसका विपरीत क्रम से, व्युत्क्रम से उसको उतार देंगी, जिससे ये माना जाता था कि जो भी उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव है, किसी प्रकार का कोई संकट है, वो निश्चित रूप से उससे कट जाता है। और वह उपले ले जाकर हम अपने जहाँ पर होलिका दहन करते हैं वहाँ पर ले जाते हैं, और उसको उसमें डाल देते हैं, उसमें भस्मीभूत कर देते हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरा विधान है कि हम चूँकि इस समय नवान्न का, जैसा हमने कहा आपको, वैदिक काल में चूँकि अन्न को ही होला कहा गया है, तो जो अन्न के रूप में है हमारा, जैसे गेहूं की, इस समय देखिए आप गेहूं की फसल तैयार होने को है, तो गेहूं की जो पकी हुई फसल है उसका क्या नाम है, उसकी बालियां कुछ लेकर, जिसमें विषम संख्या में बालियां लेनी चाहिए, और साथ साथ में जौ भी ले सकते हैं, जौ की बालियां भी ले सकते हैं, और इसके साथ साथ कहीं कहीं पर चने की बालियां, जो चना है जिसको होरा हम लोग सामान्य रूप से हिंदी में होरा कहते हैं, वह भी ले जाने का विधान है, और उसको वहाँ पर हम उसको सेकते हैं, उसको अग्नि पर थोड़ा सा रखते हैं, और अग्नि जब वह पक जाता है तो उसको घर लाते हैं। उसी से जो नए मिष्ठान्न हैं उस दिन बनते हैं, जैसे आपकी जितने भी मिठाइयाँ हैं या जो भोजन है उस दिन का बनता है, उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं। और आप देखते होंगे उस दिन हम नवान्न ग्रहण करते हैं, नए अन्न का भोजन करते हैं नवान्न के रूप में। तो एक तरीके से हमारा यह जो सिद्धांत है, जो पर्व बनाने का सिद्धांत है, वह कृषि से भी निर्भर करता है, कृषि पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर कृषि पे निर्भर नहीं करेगा तो यह जो बसंतोत्सव कहा जा रहा है, बसंत ऋतु की बात कही जा रही है, क्योंकि बसंत ऋतु के आते ही जो हमारे गेहूं की फसल है वो पकने लगती है, और इसको बसंतोत्सव कहने का भी प्रतीक यही है, क्योंकि हम उसको पका कर लाते हैं और उसका ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह पर्व हमारे कृषि पर जुड़ा हुआ है, और कृषि आप जानते हैं वह विज्ञान पर जुड़ी है, ऋतुओं संबंधी जो विज्ञान है उस पर जुड़ी है, क्योंकि बिना ऋतु के कोई भी फसल नहीं हो सकती। यदि हम चाहें कि जुलाई के महीने में अगर हम गेहूं लगा दें
तो शायद गेहूँ नहीं मिलेगा, तो उसका भी लगाने का विधान है। जुलाई के समय पे जो फसल लगाई जाती है वो धान लगाई जाती है, तो जिसके प्रतीकात्मक रूप में हम लोग दिवाली का पर्व मनाते हैं नवान्न के रूप में, और इधर जो फसल लगाते हैं उसमें हम गेहूं के फसल का पूजन करते हैं, या उससे प्राप्त जो अनाज होता है उसका पूजन करने का विधान करते हैं। अब बात रही जब होलिका दहन हो जाता है तो उसके बाद होलिकोत्सव मनाने की, तो हम इसमें चूँकि ये हमारी प्रतिपदा को जो हमारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा लगती है, उसमें हम एक दूसरे को धूलि वंदन कहा गया है इसको। पहले चूँकि अबीर गुलाल जो है कहीं से मतलब चूँकि आजकल तो केमिकल से बना हुआ हमें अबीर गुलाल प्राप्त होता है, लेकिन पहले नेचुरल हमें कलर मिलते थे। उसमें जो मिट्टी, कहाँ की मिट्टी, जो तालाबों की मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी जिसको कहते थे, उससे भी क्या नाम है हम एक दूसरे को क्या नाम है लगाते थे एक दूसरे को। और आप आजकल देखते हैं आजकल प्राकृतिक चिकित्सा में उसी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक चिकित्सा थी, जो हमारे बॉडी में बहुत सारा इन्फेक्शन, कई बार स्किन जो एलर्जीज हो जाती हैं, तो उससे कहीं ना कहीं निवृत्ति का काम वो करती है, उससे मतलब अच्छा करने का काम करती है, स्किन को बेहतर करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं वह धूलि वंदन के रूप में वह हमें चलता था, मतलब आज भी उसका नाम इसीलिए ये कहा जाता रहा है। और आज क्या है, हमारे पास चूँकि कलर्स हैं, अबीर है, गुलाल है, लेकिन फिर भी हमें आज उनका भी उपयोग कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई मिट्टी नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी भी आप देखते हैं कि आजकल हम जो भी प्रायः उबटन का जो हम उपयोग करते हैं तो उसमें मुल्तानी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से वो भी मिट्टी क्या है, दोमट मिट्टी ही है, और एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जिसका उपयोग हम शरीर में करते हैं, और शरीर में जो भी ऊपर की जो स्किन से संबंधित जो रोग होते हैं उससे निवृत्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पर्व त्यौहार रहे हैं ये बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही प्रासंगिक रहे हैं, जिसके कारण से, और इसमें ज्योतिष, इसीलिए इसमें ज्योतिष का विधान इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय में ज्योतिष का जो विज्ञान, ज्योतिष एक विज्ञान के रूप में ही प्रचलन में था और विज्ञान के रूप में आज भी प्रचलन में है, बशर्ते अगर उसको हम उस रूप में देखते हैं, उस रूप से उसकी व्याख्या करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वैज्ञानिक रूप में नजर आता है। अब सर लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार कुछ राशियां हैं, जैसे कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो वो कौन कौन सी राशियां हैं और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके कुछ अच्छे ग्रह निकले? देखिए, इस बार होलिका के इसी पर्व के आसपास आप देखेंगे अभी 15 दिनों के बाद नव संवत्सर आरंभ हो रहा है, और नव संवत्सर आरंभ होने के साथ ही जो शनि का गोचर है वो मकर राशि से कुंभ राशि से मीन राशि में हो रहा है। तो इसका मतलब जितने भी धनु राशि वाले लोग हैं, ठीक है ना, मकर राशि वाले लोग हैं जिन पर 7.5 का प्रभाव चल रहा था, वह 7.5 उनकी समाप्त हो रही है। बस ये है कि उसमें अलर्ट किसको होना है, मेष राशि वालों को। तो अब इसमें चूँकि सीधा प्रभाव चूँकि 15 दिन के बाद ही हो रहा है, तो इसलिए उसका प्रभाव हो रहा है। अगर सामान्य रूप से देखें तो हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि किसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब चूँकि इस बार जो हमारा क्या नाम है ये पर्व है वो कन्या राशि में उस दिन जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो कन्या राशि में रहेगी। तो कन्या राशि चूँकि पृथ्वी तत्व की राशि है, तो पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं दो, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। इनके लिए बहुत शुभ फल देने वाला समय होगा। अब यहाँ पर अगर देखें जो अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, यह उससे पूर्व की राशियाँ हैं, मतलब 12वें घर में अगर चली जाएंगी, जो हमारी जो पृथ्वी तत्व की राशियाँ उससे 12वें स्थान पर हैं। तो इसका मतलब इन लोगों के खर्च बढ़ने का विधान रहेगा। जो राशियाँ मिथुन राशि, तुला राशि, जिसको हम वायु तत्व की राशियाँ कहते हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, यह जो राशियाँ हैं यह उसके धन भाव में चली जाएंगी। तो इसका मतलब उनकी धन संपदा, परिवार में उन्नति, परिवार वृद्धि, विवाह इत्यादि के संस्कार, यह सब उनके बढ़ेंगे। अब जो एक राशि आती है जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये चूँकि जल तत्व की राशियाँ हैं, तो जल तत्व के लिए यह मध्यम वर्ष रहेगा। यह ना तो बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, सामान्य स्थितियाँ रहेंगी। तो इसमें बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती उनके लिए, लेकिन ये कि फिर भी सामान्य रूप से वह ठीक रहेंगे। अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और बहुत जो मानसिक चिंताएं हैं
उनसे उबरने का प्रयास करना चाहिए। तो सर आप कैसे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हैं? देखिए, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, यह जो पर्व है वह उत्पीड़न और बैर पर आनंद की जीत है, आनंद की प्राप्ति है। तो इसलिए जो आनंद रूपी जो सुख है हमें यह प्राप्त हो सके, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर के निमित्त द्वारा आप सभी को खूब जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, खूब सुख की प्राप्ति हो, और जो भी आपने अपनी इच्छाएं, आपके मन में जो भी इच्छा हो इस पर्व को लेके, उन इच्छाओं की पूर्ति हो। लेकिन फिर भी मैं आग्रह भी करूंगा कि कभी मतलब इस पर्व में कई बार अतिरेक हो जाता है, मतलब हम कई बार उसको बहुत तेज़ी से करने के प्रयास में कई बार दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैं यह भी बात कहूँगा कि दूसरों की भावनाओं को ख्याल रखते ही यह रंग और अबीर गुलाल का पर्व मनाएं, क्योंकि एक भी छोटी सी गलती इस पर्व को जो पर्व रूपी जो सुख है उसको दुख में परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए आपसे यह प्रार्थना भी है और ऐसी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि आपको सुख की प्रेरणा दे, ना कि दुख की। इसी के साथ आप सभी को होलिकोत्सव पर्व जो बसंतोत्सव के रूप में भी है, आपको खूब आनंद की प्राप्ति हो, खूब सुख की प्राप्ति हो और ईश्वर आपको खूब समृद्धि दें। सर ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहे हैं, क्या ऐसे भी संकेत हैं कुछ? देखिए, जो ग्रहण की बात है, निश्चित रूप से जो पूर्णिमा और अमावस्या होती है, ये ग्रहण का समय होता है। प्रायः साल में 4 से 5 ग्रहण पड़ते हैं। तो इस बार भी निश्चित रूप से ग्रहण की स्थिति बन रही है, चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही, खग्रास मतलब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति बन रही है। लेकिन जिन स्थानों पर वह रात्रि का समय होगा, जिस समय पूर्णिमा का अंत समय हो, पूर्णिमांत काल हो, उस समय ही ग्रहण होता है। और चूंकि हमने जैसा कि जाना कि जो पूर्णिमांत काल है हमारा 10:37 पे है दिन के 14 तारीख को, तो इसलिए यहाँ पर वह चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा, और अगर कोई चीज़ दृश्य नहीं होती है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं कहा गया है। तो इसलिए इस वर्ष भारतवर्ष में जो ग्रहण पड़ रहा है, चूँकि यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, यह ग्रहण दिखाई देगा यूरोप में दिखाई देगा, मध्य एशिया में दिखाई देगा, पश्चिमी अफ्रीका में दिखाई देगा और उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। तो इसलिए वहाँ पर तो इसका प्रभाव होगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं है, और दृश्य न होने से उसका कोई भी ना तो सूतक का विचार किया जाएगा, ना ही उसके किसी प्रभाव का विचार किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि किस शुभ मुहूर्त में आपको होलिका का दहन करना है और होलिका दहन के समय किन चीज़ों को आप अपने ऊपर से उतार करके होलिका में दहन करें जिससे आपको लाभ होगा, और कैसे होलिका उत्सव जो है वो मनाएं। आपको विस्तार से पूरी जानकारी दी है जाने माने ज्योतिषाचार्य अनिल पोरवाल जी ने। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MH टुडे, लखनऊ।